नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। अगर किसी को अपने घर के पास गांव कस्बे में काम मिल जाए तो वो क्यों अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे शहर का रुख करेगा? क्यों कोरोना जैसे हालात में घर वापसी के लिए अपनी जान को दांव पर लगाएगा? ऐसे ही प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को समझते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसमें कानून के जरिए किया जाएगा रोजगार का इंतजाम। आओ आज इसी पर बात करें, चर्चा करें। क्या योगी का वचन मजदूर की जिंदगी बदलेगा और इस राह में कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना सरकार को करना पड़ सकता है या श्रमिकों को करना पड़ सकता है, क्योंकि घर में ही रोजगार देना और पाना दोनों इतना आसान नहीं लगता। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत है सर आपका। एक पैनल हमारे साथ जुड़े और इस मसले पर चर्चा हो, उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए समझ लीजिए खबर। 2 जून की रोटी के जुगाड़ में घर परिवार छोड़कर गए मजदूर इस कोरोना काल में घर वापसी को मजबूर है। अब जब भूख से पेट दुखेगा तो इन मजदूरों को फिर से घर की दहलीज छोड़कर प्रदेश का रुख करना पड़ेगा। लेकिन मुसीबत के इस वक्त में मजदूरों की मसीहा बनी योगी सरकार इन कामगारों के लिए गांव कस्बों में ही गारंटी वाले रोजगार का इंतजाम करने जा रही है। जो प्रवासी कामगार और श्रमिक हैं उनको रोजगार देने के लिए बहुत बृहद कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। जो कार्य योजना तैयार की जा रही है उस कार्य योजना में उन्होंने कहा है कि लगभग 20 लाख लोगों की कार्य योजना तैयार की जाए। योगी सरकार लेबर रिफॉर्म कानून के तकाजे पर कामगारों की चुनौती को नए तरीके से तराशने की तैयारी कर रही है। टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री ने क्वारंटीन सेंटर में ही इन कामगारों का स्किल डेटा तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पता लग सके कि कितने लोग किस क्षेत्र में लगाए जा सकते हैं। सरकार का फोकस रेडीमेड गारमेंट, इत्र, धूपबत्ती, अगरबत्ती, एग्री प्रोडक्ट, फूड पैकेजिंग, कंपोस्ट खाद, फूल और गौ आधारित सहायता देकर रोजगार के लायक बनाना है, ताकि भविष्य में इन मजदूरों और कामगारों को काम के लिए प्रदेश ना जाना पड़े। संपूर्ण देश ने यह देखा है कि किस प्रकार से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों को संसाधन उपलब्ध करा के उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के यह निर्णय उनको मजदूरों और प्रवासी कामगारों के लिए एक मसीहा के रूप में देखते हैं। बहरहाल इस लेबर रिफॉर्म में हर कामगार को 15,000 न्यूनतम वेतन की गारंटी, उसके काम के घंटों की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी होगी। नई इकाइयों के साथ ही पुरानी इकाइयों में भी नई भर्तियों में ये लेबर रिफॉर्म लॉ लागू रहेगा। खास बात यह है कि इस कवायद से करीब 40 लाख कामगारों के अच्छे दिन आ सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या योगी का वचन बदलेगा मजदूर की जिंदगी? ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते पूरे देश की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ गई है। संक्रमण से जहां एक ओर लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, तो दूसरी ओर रोजी रोटी का संकट भी गहराता हुआ दिख रहा है। प्रवासी मजदूर जिन फैक्ट्रियों में दैनिक मजदूरी करते थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे, वो बंद हो गई और उनकी आमदनी का जरिया ठप हो गया। आने वाले समय में उनके परिवार को कैसे भरण पोषण होगा, पेट भरेगा, इस चुनौती से भी पार पाना होगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। अनुभव चक साहब, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। अमित पुरी जी, नेता बीजेपी, हमारे साथ हैं। मनीष हिंदवी, अर्थशास्त्री, हमारे साथ हैं। आरपी सिंह, नेता मजदूर यूनियन, हमारे साथ है। और थोड़ी देर में डॉक्टर उदित राज, पूर्व सांसद, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। कोरोना ने एक चुनौती पेश की और इस चुनौती को अवसर में तब्दील करने का मौका है और योगी आदित्यनाथ का ये प्लान दिखाई दे रहा है, लेकिन कितना आसान और किस तरीके से आपके जरिए?
ने आसान तो जब इस ढंग की कोई कोशिश होती है जो एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक बदलाव जिसके जरिए आप आए, वो चीज़ आसान तो नहीं होगी जी। लेकिन मुझे वाल्मीकि रामायण में श्री राम जो बात लक्ष्मण से कहते हैं वो बात याद आती है कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एटा के बच्चे को एटा में काम मिले, इटावा के बच्चे को इटावा में काम मिले तो सूरत क्यों जाएगा, मुंबई क्यों जाएगा, भिवंडी क्यों जाएगा? एक चाल में 10 बाई 10 के कमरे में 20 लोग क्यों रहेंगे? नारकीय जीवन क्यों जिएगा? वह काम नहीं था इसीलिए तो गया। और एक बात जान लीजिए, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, नोएडा, लुधियाना, पानीपत, हैदराबाद, चेन्नई, ये शहर सुन ले। ननकू और रज्जाक जो लौट गया वो आपके कारखानों में टंगा श्रीयंत्र था, श्रीयंत्र। जो स्किल्ड लेबर लौट गया हीरा तराशने वाला, तो बाबू हीरा तराशने के काम की छूट सरकार दे भी दे तो तराशेंगे क्या सेठ जी? और स्किल्ड लेबर बनाओगे कहां से? स्किल्ड लेबर मशीन में नहीं बनती। समय के साथ बच्चा ट्रेनिंग पाता है और निखरता है। हलवाई बनने की एक प्रक्रिया है, 6 महीने तो कढ़ाई धोने में लग जाते हैं। आरपी सिंह समझ रहे हो ना जी। 6 महीने कढ़ाई धोने में लग जाते हैं। लड्डू बनाना एक दिन में नहीं आता। कहां से लाओगे? लुधियाना वाले भी सुने और नोएडा वाले भी सुने। अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था, 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अब तक इंडस्ट्री को है इन मजदूरों के, कामगारों के घर वापसी के चलते। तब आपने नहीं रोका जब आप रोक सकते थे। उनके लिए महीने 2 महीने के खाने का इंतजाम करते। फैक्ट्री तो खुलनी ही थी। कोरोना जिंदगी भर थोड़ी ना रोता। आज नहीं कल, कल नहीं परसों खुलती ना। ग्रेटर नोएडा में आज सैमसंग खुला ना, 3000 एम्प्लॉई अंदर गया ना आज। बिल्कुल। कहां नहीं खुल रहा है? पूरा देश खुलेगा। 3 महीने इंतजार करिए, पूरा हिंदुस्तान खुला मिलेगा। लेकिन आप 4 महीने अपने मजदूर को खिला नहीं पाए, इसलिए वो चला गया। ठीक किया योगी आदित्यनाथ ने। और सबसे बड़ी बात, आलोचना हो रही थी शुरुआत में, 2 दिन पहले तक कुछ राजनीतिक दलों ने ट्वीट भी ठोक दिया था कि लेबर रिफॉर्म कर दिया जी, क्या कर दिया जी, लेबर का नया कानून ले आए जी, और 1000 दिन क्या स्थगित कर दिया और उससे बड़ी तबाही आ जाएगी। 3 बुनियादी चीजें जो कामगार के हित की हैं, संविदा, वेतन और उसको निकाले जाने की प्रक्रिया। इन तीनों पर जो नियमावली पहले लागू थी वो यथावत अक्षुण्य है। उसके बाद की बात है। और उससे बड़ी बात जिस पर ट्वीट आना चाहिए नहीं आया, 20 लाख लोगों को अपने घर आंगन के पास ऐसा रोजगार देने के लिए कानूनी बाध्यता अपने ऊपर ओढ़ना, ये छोटी बात नहीं है। रोजगार देंगे, 20 लाख क्या 20 करोड़ को देंगे, ये भी बोलने में क्या कोई एफआईआर तो होती नहीं इसके बाद, वो अलग विषय है। लेकिन उसके लिए अध्यादेश लाना, लीगल बाइंडिंग में खुद को खड़ा कर लेना, ये बड़ी बात है। सरकार अध्यादेश लाने जा रही कि भाई 20 लाख लोगों के लिए हमको उनके नियर बाय रोजगार उपलब्ध कराना है, और ऐसा रोजगार जो 15,000 रुपया मासिक की जीविकोपार्जन उनके लिए सुनिश्चित करे। एटा, इटावा, फरुखाबाद, झांसी, जालौन, गरौठा, मोठ, आजमगढ़, पडरौना, कुशीनगर, 15,000 रुपया एक सामान्य ठीक ठाक सकुशल जीवन जीने के लिए उन जिलों में आज भी अच्छा है। आज भी अच्छा है। हर शहर दिल्ली नहीं है, मुंबई नहीं ना। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और अगर यह योजना धरातल पर उतर गई तो मैं निश्चित तौर पर
सरकार का अभिनंदन करूंगा। मैं रिवर्स पलायन नहीं चाहता अब, लेकिन यह भी जान लीजिए जिन राज्यों में भी ऐसी योजनाएं नहीं आएंगी वहां रिवर्स पलायन भी होगा। मेरी बात लिख लीजिए, 6 महीने के अंदर रिवर्स पलायन होगा। यही मजदूर ट्रेन नहीं चल रही होगी तो फिर पटरी पकड़ेगा मुंबई जाने के लिए, भिवंडी जाने के लिए, पानीपत जाने के लिए, लुधियाना जाने के लिए। देख लीजिएगा मेरी बात। अगर आपने उसको रोजगार नहीं दिया अपने राज्य में, ये छोटा संकट नहीं है। आजादी के बाद, आजादी के दौरान जो विभाजन के दौरान जो पलायन हुआ था, उसके बाद भारत के इतिहास का यह सबसे बड़ा पलायन है, सबसे बड़ा पलायन। ये छोटी परिघटना है क्या? और इसमें अगर ऐसा हो जाए तो मैं कहूंगा सारे राज्यों को इस दिशा में सोचना चाहिए। आपके बच्चे लौटकर घर आए हैं, आपकी जिम्मेदारी है उनके लिए रोजी रोटी के बंदोबस्त करें। और रोजी रोटी मुफ्त अनाज से नहीं हो सकती, अकाउंट में 1000 रुपया डालने से भी नहीं हो सकती। मछली खिलाइए नहीं, मछली पकड़ना सिखाइए, ताकि कभी आपका मन बदल भी जाए तो भी हम जिंदा रह लें। इसलिए मजदूर की नौकरी की व्यवस्था हो, कारोबार की व्यवस्था हो, इसलिए मैं इसका समर्थन करने खड़ा हुआ। यह कदम वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुकूल है। तमाम उदारीकरण और निजीकरण के दौर में भी सरकारों को इस जिम्मेदारी का एहसास होना ही चाहिए कि ये हमारे बच्चे हैं, हम इनके अभिभावक हैं, इनके भूख की चिंता हमको करनी चाहिए। मैं मनीष हिंदवी से बात शुरू करूंगा। मनीष जी, जो 20 लाख कामगार हिंदुस्तान भर से, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग सूबों से, उत्तर प्रदेश मूल के जो निवासी थे वो वापस लौट के आएंगे और उनके लिए उनके नेटिव प्लेस में ही ऐसा रोजगार, इतना रोजगार की व्यवस्था करने के लिए सरकार एक बृहद कानूनी उपबंध करना चाहती है कि आजीविका सुनिश्चित करे। एक अर्थशास्त्री के तौर पर आप कैसे देखते हैं इस कदम को? देखिए, कदम बहुत बेहतर है। सरकार के पास एक बड़ी चुनौती ये है कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा और काम शुरू होगा तो आप मानकर चलिए कि 70%, जैसे हमारे पास यूपी में एनसीआर को छोड़ दीजिए तो कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट हमारे पास नहीं है, जो नोएडा वाली बेल्ट है जी। कानपुर हुआ, गीडा हुआ, जो बनारस का हिस्सा है, वहां पर कुछ इंडस्ट्रियल बेल्ट तो है मगर वो उतनी बड़ी नहीं है। तो बेसिकली एमएसएमईज हमारे क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हमारे क्या छोटी छोटी यूनिट्स हैं। और उन्हीं के एक लोगों से बातचीत कर ये है कि 70% उसमें ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स हैं, तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनका पैसा रोटेशन में रहता था, काम हो नहीं रहा है तो परेशान है। ये लॉकडाउन जब खत्म होगा तो एक मेजॉरिटी एमएसएमई हमारी अपने सर्वाइवल का रास्ता ढूंढ रही होगी। सरकार ने ये जो रिलैक्सेशन दिया है श्रम कानून में 3 साल के लिए, ये सिर्फ उनको ढाढ़स बताएगी, उनको हौसला देगी कि नहीं हम आपके साथ हैं, आप अपने लिहाज से काम करिए, इकोनॉमी की बेहतरी के लिए हम आपके बीच में नहीं आएंगे जी। मैं इसको इस लिहाज से देखता हूं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या क्या होगी कि हम जब 6 महीने बाद काम शुरू करेंगे तो हम उस टर्नओवर पे नहीं होंगे जहां पर हमने काम बंद किया था। ठीक बात है। हम लोगों को उतना पैसा शायद ना दे पाए जितने पे वो काम कर रहे थे, हो सकता है उनको उतने इंक्रीमेंट्स ना दे पाए जी, लेकिन हमें काम करना है। तो मैंने एक दिन और इस बात किसी चैनल पर कहा था कि यहां 3 पार्टीज हैं, एक सरकार है, एक उद्यमी है और एक हम लोग हैं। ठीक बात। हम तीनों लोगों को समझना पड़ेगा कि चाकूधार बैलेंस का समय आ गया है। सरकार को समझना होगा कि उसको टैक्स अपना कुछ कम लेना है, उसको अपने नियम में रिलैक्सेशन देनी है। उद्यमी को समझना होगा कि उसे अपने प्रॉफिट का हिस्सा कम करना है, और हमें समझना है इस बात को कि अगर कुछ कम पैसे पर और कुछ कम रियायतें और सहूलियतों पर हमें काम मिल रहा है तो हमें काम ले लेना है, और तभी इकोनॉमी वापस पटरी पर। नहीं, ये समझेंगे लोग, समझेंगे मनीष भाई। व्यवहारिक सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, और जो मुंह मोड़ेंगे वो नुकसान में रहेंगे भी। ठीक बात है। एक छोटी सी टिप्पणी आरपी सिंह जी से लूंगा, मजदूर संगठनों के लिए काम करते हैं, फिर उदित राज भाई के पास चलूंगा। आरपी सिंह जी, मेरी समझ में बहस का मुद्दा सिर्फ सीमित है, 20 लाख का अनुमान है सरकार को कि कामगार उत्तर प्रदेश वापस लौटेंगे अपने अपने घरों में।
उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में समायोजित होंगे वो लोग, उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था करना लघु और मध्यम और कृषि आधारित उद्योगों के जरिए, चूंकि वो चीजें जल्दी हो जाती हैं। बड़ी फैक्ट्री लगेगी 5,000 करोड़ की, वो हेलीकॉप्टर बनाएगी तो लगे अंधा तपतिया जब कोरी भर पाए 20 साल लग जाएंगे बनते बनते, ठीक है ना। तो उनके लिए उस एक व्यवस्था सरकार करना चाहती है, कानून के फ्रेमवर्क को आकार देकर सामने रखकर कि भाई 15,000 रुपया महीना मजदूर को मिल जाए। आपको क्या समझ आ रहा है इस योजना में, कहां पर चुनौती रहेगी? अमिताभ जी, सरकार ने ऐसी योजना बनाई है, निश्चित तौर से अगर ये धरातल पर उतर जाए तो स्वागत योग्य होगी। हाँ। लेकिन आजाद भारत में हाँ। अभी तक आपका मिनिमम वेज 10,000 रुपए से ऊपर नहीं पहुंच पाया है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि आप इस हालात में, जब आपके पास आप चिल्ला रहे खजाने खाली हैं, कोई व्यवस्था है नहीं, सब अस्त व्यस्त हो गया है, तो आप 15,000 रुपए की व्यवस्था कर देंगे? ना, आप गलत समझे आरपी सिंह, आप गलत समझे। 15,000 रुपया कलेक्टर ट्रेजरी से नहीं भेजेगा आपके खाते में। मैं समझ गया, मैं कलेक्टर नहीं से भेजेगा। ना, जिस धंधे में आप रहेंगे वहां ये व्यवस्था, ये कमाने की व्यवस्था हमें दी जाएगी। रूपरेखा बने कि हर व्यक्ति कम से कम 15,000 रुपए का जीविकोपार्जन कर ले। उसकी व्यवस्था में सरकार मददगार होगी। निश्चित, ऐसा नहीं है कि कूपन दे दिया जाएगा, कचहरी जाओ ले आओ पैसा। भाई आप मुझे ये बता दीजिए अमिताभ जी कि जहां पर अभी मेट्रो सिटियों में आप ये व्यवस्था नहीं कर पाए, नोएडा जैसे शहर में ये व्यवस्था नहीं कर पाए कि मजदूर 15,000 रुपया कमा ले, मैं कैसे इस बात पर भरोसा कर लूं और कैसे यकीन कर लूं? अच्छा चलिए ठीक, मैं एक बात, गांव में आप ऐसी व्यवस्था पैदा कर देंगे कि 15,000 रुपए मिल जाएंगे मजदूर को। हर वक्त ये कहना कि मैं कैसे यकीन कर लूं जी, सामान्य काल में अच्छा होता है, ठीक है ना, लेकिन जब आपदा काल हो, हम करें 15 नहीं 10 सही, भूखों मरने से 10 खराब है क्या कि यूनियनबाजी करवाएं? आपदा नहीं कि यूनियनबाजी करवाएं? नहीं, यूनियनबाजी की बात नहीं है। यूनियन अगर पेट भर सकती हो, यूनियन, तो चलो यूनियनबाजी में डाल दें। यूनियन की बात नहीं, भाई नारा लगाओ जो हमसे टकराएगा, यूनियन की बात नहीं है। 46 दिन से सारे मजदूर और सारे मजदूर संगठन और देश का एक एक नागरिक चुप है। उसके बाद मजदूर पटरी पे चल रहा है, उसके बाद मजदूर भूखों मरने की नौबत में है, उसमें रेलें 20-20 मजदूरों को काट दे रही हैं। आखिर व्यवस्था क्या है? ऐसी व्यवस्था में जब हम रेल की पटरियों पर हैं, आप ऐसी योजना लेके आए। एक मिनट आपको रोकेंगे, मैं उदित राज जी के पास चलूं, उससे पहले एक बात आरपी सिंह से कह दूं, कम से कम देश की परिस्थिति को देखते हुए हम सब लोग जो कुछ बोले उस पर 2 बार सोचे तब बोले। जैसे हमारे भाई आरपी सिंह ने कहा रेले मजदूरों को काट दे रही हैं बहुवचन में, ऐसी 10-20 दुखद घटनाएं नहीं हुई देश में ना, इसलिए बहुवचन में मत कहिए। सारा मजदूर पटरी पर नहीं, कई करोड़ मजदूर है इस देश में, उसमें से कुछ 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 लोग मजदूर ऐसे हैं हमारे जो विवशतावश पटरियों पर गए। इसलिए समस्या को उतना ही बताइए, खासतौर पर चैनल्स के माध्यम से, जितने से देश में निराशा, हताशा और पीड़ा का भाव और ज्यादा गहरा नहीं हो। नहीं, ये लड़ाई, ठीक आरपी सिंह, ये लड़ाई बड़ी है, इसको उतनी जिम्मेदारी से लड़िए। ये सामान्य मामला नहीं है ना कि किसी गारमेंट बनाने वाले लाला के खिलाफ धरना देना है तो चाहे जो नारा लगा दो, उसमें समस्या नहीं। ठीक है, आगे आपके पास दोबारा आएंगे तो अपनी बात कहिएगा। उदित राज जी, एक बड़ी समस्या पूरे देश में आएगी, हर राज्य में आएगी, 15 दिन बाद से आना शुरू हो जाएगी, 20 दिन बाद से, जैसे ही सारा मजदूर स्थिर हो जाएगा अपने अपने राज्यों में, उसको रोटी वहां नहीं होगी तो फिर वहां भी बवाले जान, पटरी तो वहां भी है, फिर रिवर्स छपरा टू नोएडा, मुंगेर टू धारावी, कुशीनगर टू लुधियाना, इसलिए उसको रोजगार तो वहां देना पड़ेगा, नहीं तो वो करेगा क्या? मानसिक तौर पर जी वो बहुत बड़ा प्रश्न इस समय खड़ा हुआ है सामने कि 40 दिन के बाद आप कयावत कर रहे हैं उसको वापस भेजने का, यह पहले नोटिस लिया जाना चाहिए था और यह देखना चाहिए था कि जैसे पंजाब है, सूरत है, हरियाणा में है,
और इन प्रदेशों में ज्यादातर तो वो काम करते हैं वही बाहर सो जाते हैं और या तो दलान में सो जाते हैं। तो लॉकडाउन करते समय क्या ये ध्यान नहीं दिया गया? अरे सिंगापुर दिल्ली के बराबर भी नहीं है, उसमें वहां की सरकार ने 4 दिन दिया कि आपको जो करना हो, व्यवस्थित करना हो, सेटलमेंट लेना हो, कर लीजिए। सडनली आपने लॉकडाउन कर दिया। अब वो जाके जाए कहाँ? अब आप वही काम कर रहे हो जो कि 40 दिन पहले 45 दिन पहले कर सकते थे। आर्मी को लगा करके, पूरी व्यवस्था को लगा के इनके घरों को पहुंचा दिए होते। जब दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों यहाँ पर प्रवासी इकट्ठा हो गए थे तो आप पहुंचा दिए होते। अब खैर बहरहाल आपके तंज पर हम आते हैं। उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा स्कोप है नहीं, क्योंकि वहाँ का जो सोशल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, इंडस्ट्री के पक्ष में नहीं। जैसे कानपुर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, ज्यादातर फैक्ट्रियां वहाँ पर मतलब खत्म हो चुकी है। लाइवली हुआ करता था तमाम। इलाहाबाद में नई इंडस्ट्रियल एरिया वो भी खत्म हो चुका है। नोएडा से भी लोग ज्यादातर सेल आउट होकर के गाँव चले गए। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम रही है। तो एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है उत्तर प्रदेश के अंदर, और सामाजिक जो वातावरण है वो है नहीं। और दूसरी बात है कि जब भी योगी जी आए हैं, इनका ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डेवलपमेंट पर नहीं है। कभी अयोध्या में बार अयोध्या पहुंचना, प्रयागराज पहुंचना, पिछले वर्ष 4200 करोड़ रुपया कुंभ मेला में खर्च कर दिया। तो जब नहीं था इंडस्ट्री डेवलप करने का, बिजनेस डेवलप करने का, उसके आधार पर वोट लेते भी नहीं। जी ठीक है उदित जी। कर लेंगे, वोट मिल जाता है। इससे आपके उदित भाई, आपके सवालों पर मैं बीजेपी से उत्तर लूंगा, लेकिन अभी मैं एक बार अनुभव चक के पास चलूंगा एक टिप्पणी के साथ। अगर सरकार उत्तर प्रदेश की ये कहती कि हम 100 माले की नोएडा में, गाजियाबाद में, इलाहाबाद में कांच वाली बिल्डिंग बनाएंगे और उसमें हेलीकॉप्टर का मॉडल डेवलप करेंगे, तो अमिताभ अग्निहोत्री इसका विरोध करता। न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, और कम से कम अभी तो नहीं होगा। और कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। ननकू को रोटी याद चाहिए, आप बनाओगे हेलीकॉप्टर। लेकिन बड़ा अच्छा निर्णय जो बार बार ये कहा जा रहा है कि कैसे होगा, इन प्रो बिजनेस एटमॉस्फेयर नहीं है यूपी में। उदित भाई ने सवाल उठाया, खुर्जा में आप थोड़ी मदद कर देंगे तो 2-4-5 लाख आदमी खप जाएगा। थोड़ा सरकार पुश कर देगी, रियायतें दे देगी और थोड़ा इंसेंटिव दे देगी। बनारस में बुनकरों को थोड़ा इंसेंटिव दे दीजिए तो वहां कई हजार लोग फिर दोबारा खड़े हो जाएंगे। ऐसे में हर जिले में बता सकता हूं, जहां का लोकल, कन्नौज में इत्र को थोड़ा सा इंसेंटिव दे दीजिए, थोड़ा सरकार कंधे पे हाथ रख दे, 10-50 हजार आदमी लग जाएगा। थोड़ी सी मदद चाहिए, ज्यादा नहीं, वहां से रास्ता निकलेगा। अनुभव चक। अमिताभ जी, कोरोना काल में जब पूरा विश्व संकटों से घिरा हुआ है, मूडीज जैसी संस्था भारत को 0% जीडीपी प्रोजेक्शन है जी, और अमेरिका जैसा देश जहां बेरोजगारी की दर वर्तमान स्थिति में 14.5% पहुंच गई है, जो कि 4% हुई थी। उस समय अगर उत्तर प्रदेश की सरकार आगे आकर जो 20 लाख लोग अप्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में संभावित है आने जा रहे हैं, उनके लिए अगर एक कानून अध्यादेश बनाकर लाने जा रही है, जिसमें वो ये प्रयास कर रही, अभी क्योंकि हुआ नहीं वैसा, इसलिए उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, 15,000 रुपए न्यूनतम उनको मिले, संविदा भी रहे और उनके निकाले जाने की प्रक्रिया भी तय रहे, काम के घंटे भी तय रहे, तो ये स्वागत योग्य कदम है। इसमें पता नहीं क्यों लोग राजनीति करने पर तुले हैं। अरे अभी से हम ये क्यों मानने लगे हैं ये प्रयास असफल हो जाएगा, या किस तरीके से वो ढांचा खड़ा करे जाएंगे।
ये सरकार ने कुछ सोचा हो, कुछ प्लानिंग करी हो, उसके बाद ही वो अध्यादेश लाने जा रही है। तो मुझे लगता है सरकार को मौका देना चाहिए। सरकार फेल होती है, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं उसकी आलोचना करें, कम से कम वो एक प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास की हमको सराहना करनी चाहिए और उनको अवसर प्रदान करना चाहिए। उन जी ठीक बात। मैं अब अमित पुरी जी के पास आऊंगा। कुछ सवाल आरपी सिंह ने उठाए, कुछ उदित भाई ने उठाए, उनका जवाब वो देंगे। उससे पहले मैं एक बात जरूर कहूं कि उन राज्यों से उत्तर प्रदेश 100 गुना बेहतर जिन्होंने प्रयास करने की ही नहीं सोची। बोले मजदूर ले आओ, बोले करेंगे क्या, बोले कुछ ना कुछ करेंगे जो उनका मुकद्दर होगा, नहीं तो गांव में लठ चलाएंगे, आपस में सिर फोड़ेंगे एक दूसरे का। मैं गांव का आदमी हूं, सच्चाई जानता हूं कि क्या होगा। 15 दिन तो नाते रिश्तेदारी में खा लोगे, फिर कहां से खाओगे? वहां तो अनाज है नहीं, खेती तो है नहीं गांव में। 65% से ज्यादा लोग खेतीहर मजदूर हैं, वो कहां से एकोमोडेट कर लेंगे? कहां से एकोमोडेट कर लेंगे? और अगर एकोमोडेशन की पावर ही होती तो छोड़कर क्यों जाता परिवार गांव? इसलिए किसी में खपाना होगा, कोई नई व्यवस्था देनी होगी। उस व्यवस्था के लिए हम अभी से शोकांतिका पढ़ें, ये अच्छा नहीं। किसी की शादी होती है, हम लोग जाते हैं, जोड़े को मंगल कामना देते हैं कि उसको जाके ये कहते हैं कि देखो शादी तो कर रहे हो लेकिन हमारा मन कह रहा है ये टिकेगी नहीं। अच्छा, वो टिक भी गई तो संतान नहीं होगी, और संतान भी अगर हो गई तो संतान किसी लायक नहीं होगी, बोले आपको शुभकामना। ऐसा बोल के आता है कोई क्या? ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये मजदूर हमारे हैं, सरकार हमारी है, पार्टियां आती जाती रहेंगी। आरपी सिंह भी ये समझे। अमित पुरी जी, कुछ सवाल आरपी सिंह ने उठाए, कुछ सवाल उदित राज ने उठाए। बात बड़ी है तो सवाल भी बड़े उठेंगे। नहीं, मैं उत्तर देना शुरू करूं अगर आप अनुमति दें। जी, आप इस बात के और मनीष हिंदवी इस बात के गवाह हैं, कम से कम 2 लोग इस बात के गवाह हैं कि पिछले कई दिनों जेरे बहस जब भी आप लोगों के साथ बैठना रहा और मनीष के साथ अलग से भी आर्थिक पक्ष पे एक आधा जगह बैठना रहा है, मैं एक बॉटम लाइन से बात शुरू करता रहा हूं और वही बॉटम लाइन कहता हूं कि पैर का भ्रमण तो रोका जा सकता है लेकिन पेट का भ्रमण नहीं रुकता। और पैर के भ्रमण में कोरोना के कारण से आपने कुछ रोक लगाई, लेकिन पेट में उद्योग भी है और कृषि भी है। और दूसरी चीज, एक कोरोना के बारे में जो स्टडी है वो ये कहती है, दुनिया के अंदर भी, वैश्विक धरातल पे भी और भारतवर्ष के अंदर भी, कि कॉस्मोपॉलिटन सिटीज और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो स्प्रेड है कम्युनिटी वायरस का वो ज्यादा है। और अभी हमने खेती किसानी में कटाई करके देख ली, मड़ाई करके देख ली और बड़ी आबादी हमारी खेत में गई, लेकिन ग्रामीण अंचलों में कोरोना का स्प्रेड उतना नहीं हुआ। और मुझे यह भी स्मरण है कि एक जिला एक उत्पाद की कृषि की योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ दिनों पहले लागू की थी, जिसमें अगर मैं उदाहरण के रूप में कभी कहता भी हूं कि प्रतापगढ़ का आंवला वो कोरोना से प्रभावित नहीं है, बनारस के अंदर की साड़ी का उद्योग हो, अभी मैनचेस्टर वगैरह की चर्चा कर रहे थे उदित राज जी, उनके पॉलिटिकल सवालों पे आऊंगा, लेकिन पहले मैं अर्थतंत्र की बात कर दूं, क्योंकि रेल की पटरी की चर्चा बहुत हो गई, लेकिन अर्थ की पटरी अगर उतरेगी लंबे समय तक तो मानव का जीवन फिर चल नहीं सकता। और मैं तो इस बात के पक्षधर भी हूं कि अगर जीडीपी का कलेक्शन, वो जीडीपी कह रहा हूं, सॉरी, जीएसटी का कलेक्शन अगर 1/3 हुआ है तो अगले 3 महीने के लिए एक सुझाव है कि आप जीएसटी को वर्किंग कैपिटल में कन्वर्ट कर दीजिए और बाद में स्लैब्स में उसको लेते रहिएगा। ठीक बात है। तमाम तरह के सुझाव हैं जिसपे मनीष के साथ भी कई बार अर्थतंत्र पे चर्चा हुई। अभी चर्चा कर रहे थे लोग कि 15,000 की कैसी बात होगी। मनीष स्मरण कीजिएगा, उसी दिन आपके साथ जब चर्चा में कहीं बैठा था तो मैंने कहा था 15,000 की आमदनी अगर उसको वहां पर मिलती है, अगर गांव में आते आते 8-10 हजार की भी आमदनी हो जाए तो मेट्रोपोलिस की बजाय जब अपने गांव में वो आमदनी होगी वो 15 ही तो मानो, भैया 8 को 15 मानो, गांव की, गांव के 8 को नोएडा का 15 मानो, क्योंकि यहाँ खोड़ा में भी कमरा 3,500 से कम का नहीं है, जिसमें साझे का बाथरूम है। 40 मीटर के प्लाट में 400 कमरे बना दिए चौधरी ने। मैं मानता हूं सरकार इसमें फैसिलिटेटर की तरह भी आई है, मोटिवेटर की तरह भी आई है और एक कमिटमेंट लेकर के भी आई है। लेकिन कुछ लोगों ने यह चर्चा की कि यह तो हो ही नहीं सकता साहब। आपने एक गृहस्थी का उदाहरण गिनाया, मैं भी एक गिना देता हूं। नई बहू घर में आए, पहला खाना बनाने की तैयारी में हो, खाना अच्छा बनेगा उसे नेक दे देना, ना बने तो
ना मुंह बिसूरना, लेकिन खाना बना नहीं। लोग कह रहे हैं नमक तो इसमें जी तेज होगा ही, इसे तो खाना बनाना आता ही नहीं। अरे भाई हम वो लोग हैं, अब मैं कहूंगा पॉलिटिकल जवाब तो लोगों को दर्द होगा। सिंगूर का कारखाना जब डंप किया जा रहा था तो जो व्यक्ति तब सौराष्ट्र में बैठा था, राष्ट्र में नहीं बैठा था, तब वो सिंगूर का कारखाना गुजरात में लेकर के आया और एक बंद पड़ी सरकारी आबादी की जमीन को उसने उसको सौंप दिया। और उन 5 साल उदित राज जी उसी पार्टी की सरकार के सांसद थे। और मुझे गवाही है, मैं जानता हूं कि यहां बाबू राजनाथ सिंह के चुनाव प्रचार से लेकर योगी के चुनाव प्रचार में कई सभाओं के अंदर मैं भी डायस पे था जब आप थे, और याद दिला दूंगा तारीख और दिन के साथ। तब आपको सिंगूर का कारखाना ठीक लगता था, तब कानपुर का मैनचेस्टर बंद हुआ नहीं लगता था। तो ऐसा नहीं है भैया, ये 4 दिन की गणित जो है ना, ये हमने नोटबंदी में भी सुनी थी। तब जो सत्ता पक्ष में बैठे थे तब भी वो विपक्ष का जवाब देते थे, अरे जी 4 दिन का समय दे दिया होता नोटबंदी करने में, तो ये कहते थे क्यों 4 दिन का दे दे। मतलब सरकार में बैठो तो 4 दिन ना दो, और विपक्ष में बैठो तो 4 दिन मांग लो हर चीज में। तो जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, ये नारा कब तक लगाओगे भैया थ्योरेटिकल अंदाज में? चलूंगा उदित राज जी, अगर 5-10 करोड़ मजदूर भी देश भर के 20 औद्योगिक केंद्रों से हटकर छोटे छोटे शहरों में भारत के जाएगा, गांव में जाएगा, तो उसके लिए कोई एक नए किस्म की अर्थव्यवस्था तो देनी होगी, जो आजादी से लेकर आज तक कभी परिस्थिति ऐसी पैदा नहीं हुई, इसलिए उस पर चिंतन नहीं हुआ होगा। आज पहली बार वैसी परिस्थिति आई है तो वैसा ही चिंतन करना होगा। आज जवाहरलाल जी के समय से आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि 5-10 करोड़ आदमी गांव में वापस लौट आए पूरे देश भर में। जी अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि मैं राजनाथ जी के अग्निहोत्री जी अभी योगी जी के सभा में था, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ उस दिन उस समय भी मेरा विरोध हुआ करता था और दर्जनों मुद्दों पर मेरा विरोध हुआ था। मैं उन चाटुकारों जैसा नहीं था कि हर चीज में हाँ मिला देना। 2 करोड़ रोजगार देने की मैं उन चाटुकारों जैसा नहीं था और 2 करोड़ कि हर चीज में हाँ मिला देना। 2 करोड़ रोजगार देने की बात मोदी जी ने कही थी हर साल, और 2 करोड़ रोजगार बंदी कर दो आप, जीएसटी का कलेक्शन डाउन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप नहीं कर पाए, रेवेन्यू के हमारे स्रोतों की कमी पहले से हो गई है, फिर कोरोना की मार हो गई। तो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। पार्लियामेंट का मेरा स्टेटमेंट देख लें, बाहर का स्टेटमेंट देख लें कि बेरोजगारी पर मैं बोला हूं। चलिए उदित भाई को छोड़ो, आप उस वक्त क्या, तो मैं तो आज की बात कह रहा हूं। ये मजदूर जो अपने अपने गांव लौट रहे हैं, इनके लिए ग्रामीण और लघु उद्योग आधारित एक नई किस्म की अर्थव्यवस्था देनी होगी कि नहीं? इसके अलावा कोई रास्ता मेरे ख्याल से ना प्रदेश के पास है ना देश के पास है। आपके पास कोई हो तो बताइए। जो राहुल गांधी न्याय वाला कहते थे उससे 15,000 कम है कि ज्यादा? अरे छोड़ो राहुल गांधी भाई, अभी जो सरकार में है काम उसको करना है। राहुल गांधी को तो बिना काम के पैसा बांटने की बात करते हैं, हम तो श्रम का सम्मान करके नहीं। जब ये बोले तो मैं नहीं बोला। जी उदित जी कहिए। जी श्रम मजदूरों को श्रम के बारे में इनको बिल्कुल चिंता नहीं। इस समय मजबूरी इनकी हो गई है, इसलिए कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान पाकिस्तान के हिंदुओं की चिंता थी। ये लाखों मजदूर सड़क पर छोड़ दिया, ये हिंदू नहीं है क्या? चिंता थी 40-45 दिन से, ये तो प्रेशर बिल्डअप हो गया इन्हीं मजदूरों। कौन लेके आया? इमरान खान की रेलगाड़ी लेके आई कि भारत सरकार की रेलगाड़ी लेकर आई? अभी कोई नहीं ले गया, अभी 5-10% भी नहीं पहुंच पाए हैं। क्या बात कर रहे हो आप? 5-10% लोगों नहीं अभी पहुंच पाए हैं घर पर। सब पेट कर रहे, सब परेशान है, तड़प रहे, खाने की नहीं मर रहे। माना, लेकिन रेलगाड़ी चली कहां से? क्या कर रही थी सरकार है? ये क्या कर रही थी सरकार? हवाई जहाज। ये पॉलिसी पैरालिसिस की सरकार नहीं है, ये पॉलिसी पैरालिसिस की सरकार नहीं है, एक पॉलिसी की सरकार ही नहीं है। एक मजदूर की भाजपा और कांग्रेस के इस संकट काल में भी जो आपसी संघर्ष है ना, पेट में दर्द ये है, दुखती हुई रग पे हाथ ये है, सबसे बड़ी पार्टी और आपस में कटाजुच। अमीरों से लेना, अमीरों को सबसे पहले बाहर से लाए थे, ईरान से लाए थे, चीन से लाए थे,
ये बाहर फ्री में लाए थे, मजदूरों से टिकट का पैसा ले रहे थे। जब आवाज उनका किराया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एयर इंडिया को दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आए थे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 11.92 करोड़ रुपया एयर इंडिया को भुगतान किया है। जाकर के चेक कर लीजिए, आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। मैं बहस में गाल बजा के नहीं बैठता, तथ्यों के साथ बैठता हूँ। मजदूरों के पास 2 तारीख के रेलवे का सर्कुलर होता और वो खाली केरल राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकारों को टिकट का जो तमाशा किया, माफ करिए, दोनों को रोकूंगा, मैं बहस आगे बढ़ाऊंगा। कांग्रेस भाजपा को ऐसे कई अवसर मिलेंगे, बड़ी पार्टियां हैं, अपना अपना जौहर दिखा सकती हैं अलग अलग मंचों पर। यहां थोड़ी सी कृपा करें, मैं बहस को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है उदित जी हाँ, ठीक है। मनीष हिंदवी, मुझे नहीं लगता कोई दूसरा रास्ता हो सकता है गांव और कस्बे की अर्थव्यवस्था की ओर लौटे बिना इन 20 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य भी अपने यहां आने वाले, जैसे बिहार है एक उदाहरण के लिए, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा आप सोचो कि कंप्यूटर और हेलीकॉप्टर बनाने की कंपनी खोल के मजदूर को खपा देंगे, तो वो नहीं होना। अभी तो यही हो सकता है कि नमकीन बन रहा है फर्रुखाबाद में, वहां का नमकीन प्रसिद्ध है, उसकी थोड़ी सी मदद करिए, वहां 1000, 2000, 5, 10,000 आदमी एडजस्ट हो। कहीं लकड़ी की नक्काशी का काम सहारनपुर में हो रहा है, वहां मदद करिए। अलीगढ़ के बंद पड़े उद्योगों को थोड़ी थोड़ी मदद दीजिए, उनके यहां हर जगह 100-100, 200 लोग खपे। यही रास्ता निकल सकता है या कोई और रास्ता है? मनीष जी, नहीं, आपने बहुत सही कहा, यही रास्ता निकल सकता है। सिर्फ मजदूरों के नहीं, सबके जिंदा रहेंगे जी। इस कोरोना के बाद हम सब जिंदा रहेंगे जब हम सब थोड़ा थोड़ा संयम बरतेंगे, जब सब थोड़ा थोड़ा करेंगे, तभी हम सब जिंदा रहेंगे। बड़ी विशेष परिस्थितियां अभी आगे कब तक रहेंगी ये नहीं पता है, कितनी मुश्किल और सामने आएगी नहीं पता है। भारत जैसे देश जो विकासशील देश है, यहाँ तमाम समस्याएं हैं, तमाम बेरोजगारी की समस्या है, तमाम गरीबी की समस्या है, उसके बीच में हम सब लोगों को बड़े संयम से काम लेना है। दूसरी बात ये है कि आज यूपी की गवर्नमेंट अफसोस करेगी कि 2 साल पहले उसने एक बड़ी बेहतर स्कीम शुरू की थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की, आपको याद होगा, याद है? बड़े साल शुरू हुआ था। पता नहीं क्या हुआ बीच में, जो 2 साल बीता उसमें कुछ सुस्त पड़ गए उस पर, वरना आज बातों में बड़ी अच्छी बात कही थी, नमकीन की और लकड़ी की कारीगरी, इसी पर तो बात शुरू हुई थी। और हम सब लोगों को उम्मीद है बढ़ाया जाएगा, क्योंकि लोकल लेवल पर काम देने का इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। गांव में, कस्बों में जो आदमी है, 20,000 करोड़ रुपया के सेंट्रल विस्टा दिल्ली में बनना है, 10,000 करोड़ भी उत्तर प्रदेश में डाल दें तो 20 लाख मजदूरों का बहुत किया जा सकता है। मनीष जी, हाँ, अपनी बात तो मजदूरों की चिंता कहाँ है इनको? 20,000 करोड़ का फिजूल खर्ची तो रोके यहाँ पर। कि आप जो कह रहे हैं कि विकल्प है गांव और कस्बों में काम देने का, और हमने कहा कि सबको अपने उसमें थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी। सरकार ने एक पहल करी है। ठीक बात, ठीक है। मैं अनुभव चक, जौनपुर की इमरती को थोड़ा सा हाइजीनिक रूप दे दीजिए, उसकी पैकेजिंग पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए, और हल्का सा सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग पर ध्यान दे दें क्या, तो वो बड़ा ब्रांड है। आज से नहीं, 150-200 साल से है ना। कन्नौज में गट्टा देश भर में बेचो, विदेश में बेचो, थोड़ी सी मदद की जरूरत है उनको। ग्रेटर नोएडा में 500 एकड़ जमीन नहीं चाहिए गट्टे वाले को, जमीन तो है उसके पास जितनी उसको जरूरत है, और बनाने के भगोना भी हैं, कनस्तर भी हैं। पूंजी खत्म हो गई। थोड़ी थोड़ी मदद सरकार करेगी तो वो छोटे छोटे उद्योग जो आज से 20 साल पहले के भारत की धुरी थे, तब वही लोग भारत चला रहे थे ना, तब बड़ी कंपनियां तो गिनी चुनी थी। क्या उसी की ओर लौटना नहीं होगा भारत को अब, या और उत्तर प्रदेश को भी? देखिए अमिताभ जी, ये बिल्कुल सही बात है कि आजादी के बाद से पहली बार ऐसे हालात इस देश के अंदर पैदा हुए हैं। हमें निश्चित रूप से सोचना होगा
इस कठिन समय में हमें क्या नए तरीके अपने जीवन यापन के लिए निकालने होंगे। सही बात है, जो पहले जिन रस्तों पर चलकर या जिन उद्योगों या जिन जीवकोपार्जन के तरीकों पर हम अपना जीवन यापन करते थे, जैसे आपने कन्नौज के कट्टे की बात कही, उसी तरीके से फतेहपुर के पेड़े हैं और उसी तरीके से अन्य चीजें, जो उन पर भी अगर सरकार थोड़ा थोड़ा ध्यान दे के उनको जिंदा करेगी तो निश्चित ही अपने घर के पास जो मजदूर लौटेंगे उनको जीवन यापन का, उनको रोजगार का अवसर मिलेगा। और जो आपने बात कही थी कि नोएडा के 15,000 और गांव देहात के 7-8 हजार, वो बिल्कुल बराबर है भैया। उनको साथ ही साथ घर में रहने का जो अवसर मिलेगा, जो उससे खुशी मिलेगी, वो और ज्यादा होगी। वहां तो बेचारे, अरे यहाँ आलू 35 रुपया किलो है, बस्ती में आलू 10 रुपया किलो है, पैसा नहीं बच रहा क्या? और हमेशा यहाँ तुरई 60 रुपया किलो है, वहां 20 रुपया किलो में नहीं को खरीद रहा। और हमेशा अपने परिवार से दूर रहने की जो पीड़ा उनके अंदर थी, उससे भी बेचारे वो दूर रहे। वो खुशी कोई नोएडा थोड़ी रहते थे, मजबूरी में रह रहे थे। यहाँ डॉक्टर 500 रुपया लेता है बच्चे का हाथ नब्ज देखने का, बात 100 रुपया में डॉक्टर देख भी लेता, दवा भी दे देता। और उसके बाद भी उनका भी वहाँ मजबूरी में वो लोग रह रहे थे, क्योंकि मजबूरी में रहते, कोई नहीं रहना चाहता, कोई जरिया नहीं था जी। ठीक बात है अनुभव भाई। आरपी सिंह, वो समय चला गया, बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें यूनियन का भी दफ्तर, यूनियन के दफ्तर में बाकायदा कुर्सी में जैसी लगा हुआ है, चाय वगैरह आ रही है और बड़े बड़े कागज पत्तर चल रहे हैं। वो दृश्य भारत को भूलना होगा जो 90 से 2019 तक उसने खूब आनंद लिया, अच्छा बुरा जो भी प्रोजेक्ट रहा प्रयोग। अब प्रकृति ने भारत को फिर पुरानी स्थिति में पहुंचा दिया, ऐसा मैं मान रहा हूं। अब आपको उन्हीं उद्योग, जो जिनको हम लोग कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम दर्जे के उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, इतने सेक्टर में बांटते हैं, सब मिला दीजिए तो एक भाव बनता है छोटे शहरों के कारोबार। ठीक, जिनको 500 एकड़ जमीन नहीं चाहिए, जिनको कांच वाली बिल्डिंग नहीं बनानी, मेरा प्रतीक तो कांच वाली बिल्डिंग है क्या, जो शीशम की लकड़ी के दरवाजे लगा के भी धंधा कर लेते हैं, उसी ओर लौटना होगा क्या? कोई और रास्ता दिखता है? इतनी बड़ी आबादी और मजदूरों की है, उनको कहीं भी समायोजित करने के लिए कोई दूसरा रास्ता है क्या? देखिए, लौटना होगा ये थोड़ा ठीक नहीं है, लौटना ही चाहिए। मेरा भी मन है कि लौटना चाहिए, लेकिन बड़ी स्थिति ये है कि हमारा अभी तक हमारे मजदूर वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। अमिताभ जी, इस चीज़ को हम इनकार नहीं कर सकते। हमको पहले पहुँचाओ, फिर हमारे रोजगार के विषय में आप चिंतित हो जाए। दूसरी बात फिर वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, एक मिनट आरपी सिंह, आप थोड़ा सा अगर चिंतन करेंगे तो आप इस बात को सही मानेंगे, व्यवहारिक मानेंगे। आपको पहुंचाने का काम समानांतर, और उसी के समानांतर आप जब पहुंच जाएंगे तो क्या करेंगे वो भी आज ही सोचा जाना चाहिए। आपके पहुंचने के बाद सोचेंगे तो फिर आप चल दोगे पटरी मुंबई के लिए। बिल्कुल ठीक बात। हम मजदूर को नहीं जानते क्या? नहीं, बिल्कुल उसकी पीड़ा को नहीं जानते क्या? देखिए, बिल्कुल पीड़ा उसको वो फर्रुखाबाद से लुधियाना चल देगा पैदल। बिल्कुल चल देगा, अगर उसका पेट नहीं भरेगा तो निश्चित तौर से चल। लुधियाना में सबने समझाया, नहीं रुका, बिल्कुल पैदल चल दिया, वैसे फर्रुखाबाद में भी नहीं रुकेगा। इसलिए अरे सुनो भाई, इसलिए आपके आने से पहले व्यवस्था ढूंढनी होगी। यह नहीं हो सकता। आज सुन लो, कोई बात बोलने से कम, मेरे शो में कोई बात बोलिए तथ्य की कसौटी पर खरी हो, टोटल कोरी नेतागिरी नहीं भाई। आज उत्तर प्रदेश में 109 रेलगाड़ियां आएंगी दिन भर में, 24 घंटे में 109 रेलगाड़ी मजदूरों को लेके। अगर आइए कोरोना काल नहीं होता तो 109 रेलगाड़ी में, एक रेलगाड़ी में 10,000 आदमी भर जाता। लेकिन अब तो सीमा है, 1200 से ज्यादा नहीं बैठाल सकते ना, तो उसी हिसाब से आएगा। बिल्कुल आएगा कि एक ही दिन में पूरे देश भर का मजदूर हम लैंड करा सकता कोई? नहीं, बिल्कुल अजब तमाशा भाई। बिल्कुल वही आएगा। लेकिन ये नहीं है कि कोरोना काल में आप सिर्फ जितनी गाज गिरे वो सब मजदूरों पर गिरे। अभी बात हो रही थी, तथ्य की बात आई कि साहब एक अध्यादेश आएगा जिसमें 15,000 रुपए की गारंटी होगी, काम के घंटों की गारंटी होगी, उसके रोजगार की गारंटी होगी। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, जब ये सारी जानकारियां और सारी जिम्मेदारियां और ईमानदारी से उसमें आएंगी तो काम के घंटों का जो पहले से अधिनियम बना हुआ था उसे खत्म क्यों किया गया? न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का जो अधिनियम बना हुआ था उसको खत्म क्यों किया गया? उसके अन्य जो सुविधाएं थी
उनको खत्म क्यों किया गया? आप सारे कानून खत्म, सर सुन लें, सिर्फ उत्तर प्रदेश ने भी कहा, अमिताभ जी एक सेकेंड, सिर्फ उत्तर प्रदेश ने कहा है कि मैं व्यवस्था दे रहा हूं। जो कानून आपने खत्म किए हैं वो उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, वो देश के कानून हैं। और अगर उन मजदूरों को आप ले जाने के काम भी लगा देंगे, सारा रोजगार दे देंगे, 15,000 की गारंटी भी दे देंगे, तो नोएडा का जो मजदूर है, जो नोएडा में मजदूर रहेगा, उसकी क्या स्थिति रहेगी, उसका बेज कैसे तय होगा, उसके काम के घंटे कैसे तय होंगे, उसकी चीजें कैसे तय। मुझे सीधी सी बात जाननी है। आगे 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 बात आगे। अमित पुरी जी, मैं अपनी बात बाद में कहूंगा। आरपी सिंह जी ने सवाल उठाए, उन पर मैं कुछ कहूंगा, आप जवाब दीजिए। जो ये भाई आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि श्रमिकों से जुड़े कानून क्यों बदल दिए, मैं बता दूं आरपी सिंह जी को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 4 बड़े कानून, पेमेंट एंड वेजेस एक्ट सेक्शन 5 ऑफ एक्ट ऑफ 1936, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट ऑफ 1976, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट ऑफ 1996, इन 4 के जितने प्रोविजंस हैं इनमें से कोई डाइल्यूट नहीं किया जाएगा। मेरी बहस का समय निर्धारित है। नंबर एक। नंबर 2, आप 15,000 का अर्थशास्त्र समझना चाह रहे थे, ये 12 घंटे में 6-6 घंटे की पालियां और आधे घंटे का लंच ब्रेक और 120 रुपए के हिसाब से भुगतान और 72 घंटे का न्यूनतम काम, इसका गुणा कर लीजिए, यह फिगर 15,000 से ज्यादा आएगी, कम नहीं आएगी महाराज। सीधी गणित आपको बताए दे रहा हूं। आया कल का नियम, वो भी मैंने पढ़ा है। पहले भोजन 4 घंटे में मजदूर करता था, अब 6 घंटे में करेगा। 2 घंटा आपने उसके भोजन अवधि बढ़ा दी। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे नहीं हमसे दिक्कत है? अरे भाई, आप अजब आदमी, हर 2 घंटे भोजन भी करेंगे। कोरोना 4 घंटे में पहले भोजन की अवधि तय थी। नहीं, ये नहीं चलेगा। मतलब भोजन की अवधि भी मजदूर की बढ़ेगी, वो 2 पत्ती का नहीं बढ़ा कुछ। ठीक, नहीं, आप बात नहीं समझते। अरे मैं तो कह रहा हूं, अगर आपको इसमें कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लिख रहा है, बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, अल्ट्रा वायरस है, आप भगवान दास रोड पे स्थित सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दो, जवाब आ जाएगा। निश्चित होगा, वो निश्चित होगा। उसके लिए सरकारी सलाह की जरूरत नहीं है, वो निश्चित होगा। हमने बेसिक स्ट्रक्चर के 4 बड़े कानून, पेमेंट ऑफ बेसिस में सिर्फ एक सेक्शन 5 जो डिसाइड करता है कि बेस कब मिलेगा, नहीं सेक्शन 5 जो सिर्फ डिसाइड करता है बेस कब मिलेगा, उसका अगर बेस नहीं मिला तो वो कैसे मांगेगा? गलत इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह जी, अमित पुरी जी, आपको माफी के साथ मैं रोक रहा हूं, वक्त हो चला है संपादकीय टिप्पणी का। आरपी सिंह साहब, अमित पुरी जी प्लीज, अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी प्लीज। देखिए, अभी 2-4 दिन पहले उत्तर प्रदेश में रोजगार के मसले पर एक बहस हो रही थी। वो सरकारी नौकरी का मसला था, विषय दूसरा था अध्यापकों का। उसमें मैंने एक वर्ग से कहा था कि नेतागिरी मत करिए, हैं, कुर्ता मत पहनिए, पेंट कमीज में रहिए, ठीक है ना। सफेद कुर्ता, सफेद पजामा, सफेद जूता, सफेद मोजा, बोले फला महासंघ अध्यक्ष। अरे भाई, आप मास्टर की लड़ाई लड़ रहे, मास्टर रहिए, क्या दिक्कत है, अध्यापक रहिए। महासंघ के अध्यक्ष क्यों होना चाहते हैं? कि ताकि काम ना करना पड़े। मजदूर संगठनों को भी मैं यही कहूंगा, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। हो गई राजनीति, हो गया खेला, दफ्तर में दूसरा दफ्तर, दफ्तर में तीसरा दफ्तर, सब जलवा जलाल देख लिया। जो भी करना था, लड़ाई झगड़ा, धरना प्रदर्शन खूब कर लिया ना। ये काल तो सबके लिए बराबर है दोस्त। इसलिए ये सब भाषण भूषण नहीं चलेगा कि मजदूर का ऐसा और फलाना का ऐसा और सेठ का ऐसा। वो नारे लगाने वाले हमने देखे, वो मजदूर नहीं होते, और उनके नारों से सबसे ज्यादा नुकसान मजदूर का हो जाता है। मैं ऐसे लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकता, माफ करिए मुझे। मेरे लिए महत्वपूर्ण है, कारखाना चलेगा तो ननकू को रुपया मिलेगा, तो उससे आटा आएगा। लेबर एक्ट, वेजेज एक्ट, अंग्रेजों का एक्ट, आजाद हिंदुस्तान का एक्ट, पुराना एक्ट, नया एक्ट, औरंगजेब ने कौन सा एक्ट लागू किया, बाबर कौन सा एक्ट लेके आए, सारे एक्ट को घोल के पी जाए क्या? ननकू को रज्जा को रोटी कौन देगा? एक्ट की लड़ाई तो लड़ लेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि जी 1 घंटा पहले खाना क्यों नहीं खाएंगे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे हम। आ जाओ ताल ठोक के। अजब तमाशा है इस मुल्क में, परिस्थितियां नहीं देख रहे हो? सब कुछ बंद हो गया, 0% जीडीपी है, दिमाग का कपाट खोलना नहीं चाहते क्या?
और ताल ठोक रहे हैं, शरीर में मालिश कर रहे हैं, धूप लगा रहे हैं, किस लिए? कि कोर्ट खुले तो मुकदमा लड़ेंगे और फिर ANI पे बाइट देंगे कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये समय नहीं है नारेबाजी का दोस्त, लोग समझ नहीं रहे। गांव गांव में संघर्ष हो जाएगा। मैं वैसी भविष्यवाणी यहां करना नहीं चाहता। भारत बहुत विचित्र स्थिति में फंस सकता है। इतनी बड़ी आबादी की पेट की क्षुधा को अगर हमने समय रहते नहीं शांत किया। उपनिषद में एक वाक्य आता है, बुभुक्षितम किम न करोति पापम। जो भूखा है उसको सब पाप क्षम्य है। तो सारी यूनियन, सारे नारे, सारे एक्ट बैक्ट चेक्ट जितने हैं खत्म हुआ, ये सब कूड़ेदान में चले जाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी है सब लोग मिलके इस व्यवस्था की ओर लगे कि गरीब जब अपने गांव में स्थिर हो तो उसको 10,000, 15,000, 12,000 जितने में उसका जीवन यापन हो सकता हो। और जीवन यापन के लिए भी भारत को अब ये अपनी सुविधाओं वाली शैली बदलनी होगी। मैं सबके लिए कह रहा, वो दिन हवा हुए कि अभी कहाँ हो, बोले बेंगलोर, फिर शाम को कहाँ रहोगे, बोले हैदराबाद, फिर कहाँ रहोगे, बोले फिर दिल्ली और फिर मुंबई निकल जाऊंगा। ना जी, अब सब नोएडा में मिलेंगे अट्टा पे खड़े। ये जहाजबाजी भी बंद हो जाएगी, 5 स्टार बाजी भी बंद हो जाएगी, अमेरिका, हांगकांग, दुबई भी बंद हो जाएगा कि दाढ़ी बनवाने दुबई गए भाई साहब और मालिश कराने बैंकॉक। ना, अब तो मालिश यहीं कराना पड़ेगा, वो भी गुड्डू नाइस है, ये भी जान लो चंपी। वो बैंकॉक वाला सिस्टम नहीं चलेगा, हमारे डर के नहीं जा पाएंगे। इसलिए सब लोग थोड़ा हवा में मत उड़ो, जमीन पर खड़े हो, जमीन देखो, उतनी बात करो देश के लिए। न पार्टी रहेगी न सियासत रहेगी, क्या करेंगे? अरे जब दुकान ही बंद हो जाएगी तो क्या करोगे? कोई बोर्ड नहीं बचेगा। इतने बड़े समूह की भूख शांत नहीं की गई तो एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा आक्रोश जन्म लेगा जिसमें सब बह जाएगा, सब कुछ कोई बचेगा नहीं। मैं उसकी चिंता कर रहा हूं। 5,000 से भी शुरुआत हो तो अच्छा, क्या बुरा है? घर में रहेगा, गांव में रहेगा, अपने कस्बे में रहेगा, जहां उसके पुरखे रहे जिए। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी उसके पास। एक मजदूर ने बहुत अच्छे मुझसे बात कही। मैंने कहा क्यों जा रहे हो, इंतजाम होगा? उसने कहा साहब शहर में लोग भूखों मर जाते हैं, गांव भूखा नहीं मरने देता। ये लगाव है। उसने नहीं कहा कि मैं यूनियन के दफ्तर में जाके बैठ जाऊंगा। पता है यूनियन वाला कहां खिला रहा ना। भारत की हिंदी फिल्मों ने 70 के दशक में मजदूरों की यूनियन खूब दिखाई जी, और उनके दृश्य भी लोगों को याद है कि हड़ताल का मतलब मजदूर का मरना और यूनियन के नेताओं का आर्थिक स्तर और बढ़ जाना। यह स्थिति रही। लाल इमली में देख लो और चाहे काली इमली में देख लो। उदित भाई ने चर्चा की थी, इसलिए कह रहा हूं। मैं वहां के यूनियन किसको जानता हूं। जब जब हड़ताल हुई तो वो सरसब्ज हो गए और मजदूर मर गया। इसलिए मैं कहूंगा नो हड़ताल, नो बवाल, नो झंझट। गरीब को रोटी मिले इसके लिए सब लोग कोशिश करिए। सरकार ऐसा प्रयास कर रही है, उसका समर्थन होना चाहिए जी। हां, आपको लगे आपके पास इससे बेहतर कोई सुझाव है, सरकार को दीजिए, लेकिन पांव खींचिए मत इस वक्त सरकारों के। उनको आपके समर्थन की जरूरत है, क्योंकि ये लोग जो गांव लौट रहे हैं ये हमारे आपके बच्चे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमित पुरी जी, मनीष हिंदवी जी बहुत बहुत शुक्रिया, अनुभव चक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आरपी सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, उदित राज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन 20 लाख कामगारों के लिए व्यवस्था करने की बात योगी सरकार ने की है और अभी मौजूदा स्थिति ऐसी है 8 लाख प्रवासी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश लाया जा चुका है, उनकी घर वापसी हो चुकी है। अब उनके रोजी रोटी की व्यवस्था की बात हो रही है, इसी पर यह चर्चा। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।